हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज 11 सवाल, यानी कि 11 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो पिलर क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से आपको एक कोर कॉन्सेप्ट का पता चलेगा और यहाँ से जो मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो हमारा अप्रोच रहेगा वो रहेगा LTQ, यानी कि लर्न थ्रो क्वेश्चंस। थ्योरी को हम लर्न करेंगे क्वेश्चंस से, ठीक है। MCQ से जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वो क्या कहते हैं, हम थ्योरी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करने आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पहले MCQs को पढ़ के हम थ्योरी को डेवलप करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, थिंकिंग आपकी बेहतर होगी और आप आसानी से इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द सिक्स्थ शेड्यूल, छठा शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से राज्य में अप्लाई होता है छठा शेड्यूल? छठा शेड्यूल से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत देश में जो भारत का संविधान है उसमें 12 शेड्यूल होते हैं और पांचवा और छठा शेड्यूल बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, इसीलिए इसको पूछा गया है, कंफ्यूजिंग है। छठे शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात की गई है और वो राज्य हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिन पर लोग कन्फ्यूजन करते हैं, अक्सर याद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपके ट्रिक लेके आया हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। इसका जो उत्तर है वो है आसाम, ठीक है। छठा शेड्यूल हमारा आसाम के लिए लागू होता है। बादल और चाय की मित्रता, बादल और चाय की मित्रता कैसे? मेघालय से बादल हम याद रखेंगे नाम से, ठीक है। चाय होता है, आसाम की बात करते हैं। मित्रता में क्या होता है? मी और त्रिता, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा, इस तरह से इसको याद रखते हैं। बादल और चाय की मित्रता, ये 4 राज्य हमारे सिर्फ छठे शेड्यूल में लागू होते हैं। छठे शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को गवर्न करने के लिए, उनमें शासन करने के लिए एक नए कानून बनाए गए थे। वो अपने स्थानीय स्तर पे कुछ समस्याओं को डील करते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उनमें से 4 राज्यों को ऐसे बना दिया गया था जो छठे शेड्यूल में डाल दिए गए थे। तो फिर पाँचवें की बात हमने क्यों की? पाँचवें की बात हमने इसलिए क्योंकि पाँचवें में इन चारों राज्यों को छोड़ करके जितने भी देश के सारे राज्य हैं और शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र हैं, वो इन 5वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। और जो ये छठे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो गवर्न होते हैं वो सिर्फ 4 राज्य हैं, 4 स्पेशल राज्य हैं, मेघालय, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा। बादल और चाय की मित्रता, होपफुल्ली आपको एक क्लियर होगा और यहाँ से आप याद करने में आसानी आपको मिल सकती है। ये याद करने का एक ट्रिक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस को कब पास कर सकता है, लागू कर सकता है? आर्टिकल 123 के तहत। तो यहाँ से पहले हम लर्न करेंगे कि 123 हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस को लेके है, ठीक है। प्रेसिडेंट लागू करता है, ये कब करता है? पहला हमारा ऑप्शन रहेगा ओनली वन लोकसभा जब डिजॉल्व होगी, जब दोनों हाउसेस एक्टिव सेशन में नहीं होंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे। तो सही उत्तर, इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। जब दोनों पार्लियामेंट के सेशन एक्टिव में नहीं रहेंगे। जैसे अपने यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक मानसून सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है और एक सेशन होता है हमारा वो है विंटर सेशन, ठीक है। विंटर सेशन होता है। जो इन तीनों के दौरान मान लो कि मानसून सेशन जब हो रहा है तो अगर कोई कानून बनता है तो सीधे पेश कर दिया जाएगा सभा में, चाहे बजट सेशन हो चाहे विंटर सेशन हो। लेकिन उसमें जो गैप होता है बीच में, अगर उसमें कोई लॉ लाना है, कोई कानून लाना है, तो अगर उस सेशन में चल नहीं रहा है, सभा नहीं चल रही है, तो कैसे एमपीज वोट करेंगे, कैसे उसको पास कराएंगे बिल को? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है जब दोनों पार्लियामेंट एक्टिव सेशन में नहीं होते। पार्लियामेंट में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की बातें हो रही हैं, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको पास कर देता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जो पूरे देश को लेके, इंपॉर्टेंस को लेके जो मसले होते हैं, जो कानून होते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट करती, कानून बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? जो विधानसभाएं अपने राज्य के स्थानीय मुद्दों को देखते हुए, स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए जो कानून बनाती है उसको स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो ये लिस्ट में क्या होता है कि उस क्षेत्र के बारे में कानून बनाने की अपने एक दायरे, ठीक है, यूनियन के दायरे, स्टेट के दायरे और कंकरेंट के दायरे। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एजुकेशन। एजुकेशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर अपना कानून बना सकती हैं। लेकिन डिफेंस का जो मैटर हो गया, पुलिस का हो गया, कल्चर का हो गया, इसके बारे में आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लिस्ट जरूरी है कि आप इसको देखें, ठीक है। बहुत ही टफ नहीं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन लिस्ट हमारी क्या होती है। यूनियन लिस्ट हमारी क्या होती है? यूनियन लिस्ट में हम सिर्फ
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं देश के, जैसे डिफेंस बहुत जरूरी हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे भी केंद्र सरकार देखती है, एटॉमिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, किसको नागरिकता देनी किसको नहीं देनी केंद्र देखेगी, फॉरेन ट्रेड विदेश का जो व्यापार होता है ये केंद्र देखेगी, राज्यों के बिहाफ पे देखती है ये, ठीक है। इसमें नेशनल यूनिटी और कंसिस्टेंसी की बात की जाती है। जो स्टेट लिस्ट होते हैं ये बिल्कुल स्थानीय मुद्दे देखती है, लोकल बातें, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसकी जो बोली भाली है, जो भाषाएं हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए ये कानून बनाती है। पब्लिक ऑर्डर हो गया, या फिर प्रिजन्स हो गए, लोकल गवर्नमेंट हो गए, खेती बाड़ी वहाँ की स्थानीय हो गई, लिकर हो गई, ट्रेड कॉमर्स जो राज्यों के अंदर होते हैं, ठीक है, और लाइव स्टॉक पशुओं को हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, वो अपने स्थानीय राज्य अपने तरीके से बना लेंगे कानून। कंकरेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, एजुकेशन की जैसे कि हमने बात यहाँ पे की थी कि एजुकेशन कॉमन है, क्यों कॉमन है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास सीबीएसई है, सीबीएसई पे कुछ बदलाव करने होंगे तो केंद्र सरकार देखेगी। राज्य सरकार के पास क्या होते हैं? स्टेट बोर्ड्स होते हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो केंद्र और राज्य के पास है। उनके पास राज्य सरकार के पास की बात करें, जैसे कि स्टेट बोर्ड हो गया, यूपी के स्टेट बोर्ड अलग हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, गुजरात के हो गए, तो इस प्रकार से वो देखते हैं। तो एजुकेशन क्या है? कॉमन मुद्दा है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दी जाए तो सारे कंकरेंट में आ जाएंगे। बेटिंग एंड गैम्बलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। फॉरेस्ट कई बार आ चुका है। ट्रेड यूनियंस हो चुके हैं। एडल्ट्रेशन बहुत बार आ चुका है। और क्रिमिनल लॉ हो गया, अडॉप्शन हो गया, और मैरिज डिवोर्स इंपॉर्टेंट है। तो कंकरेंट लिस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, आपको जान के रखना है। इसको आप रीड करेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको मैं समरी बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जो बहुत ही अति इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, पूरे देश के लिए जरूरी होते हैं, वो यूनियन सरकार यूनियन लिस्ट देखती है, यानी कि पूरी जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में कानून पास होंगे। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्थानीय मुद्दों को देखते हैं। कंकरेंट में क्या होता है? साझा मुद्दों पे काम होता है। साझा दोनों के एक दूसरे के जो इंटरेस्ट को उसमें जरूरी होते हैं, जैसे कि कुछ राज्यों के एजुकेशन हो गए, केंद्र के एजुकेशन हो गई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 किस बारे में डील करता है? तो इसका उत्तर मैं बताना चाहूँगा आपको। आप चाहे तो कुछ समय ले सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर यह रहेगा कि लैंड रिफॉर्म्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। क्यों होगा बताता हूँ। लैंड रिफॉर्म में पहले भारत में क्या थी? जमींदारी थी, जमींदारी प्रथा थी। और इसमें क्या होता था कि जो हमारे लैंड के जो रूल थे वो क्या हमारे एक फंडामेंटल राइट्स में थे, ठीक है। लैंड के जो हमारे रूल थे फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि अगर सरकार को कोई हाईवे बनानी, सड़क बनानी, एक्सप्रेसवे बनाना है तो वो किसानों से या फिर उसके लोगों से ज़मीन लेने में बहुत दिक्कतें होती थी, सीधे कोर्ट चला जाता था। लेकिन इस नियम के तहत इसको फंडामेंटल राइट लाके लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है। लीगल राइट करने से क्या हुआ कि अगर किसी की ज़मीन ली जाती है उसके पूछने से, तो उसको 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना जो भी उचित रूप से मुआवजा देके उस ज़मीन को ले ली जाएगा, उसका 5-6 गुना दाम देके। तो एक विन विन सिचुएशन होती है। बेचने वाले को ठीक ठाक दाम मिल जाते हैं और सरकार को प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिस पे वो अपना विकास कर सकती है, एयरपोर्ट बना सकती है। तो पहला इसमें हमने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म कर दिए। फिर हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्हारे पास थी ही पहले से, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए और वो बहुत ज़रूरी थे। हम ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे जिससे कि भड़काऊ हो, इसमें पहले ये काम किया गया, भड़काऊ भाषाओं को रोका गया। दूसरा, कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे जो भारत के विदेशी रिश्तों को प्रभावित करते हो, यानी कि भारत के रिश्ते जर्मनी के रिश्ते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग ऐसी बातें ना बोलें जो अनावश्यक रूप से जो दो देशों के आपसी रिश्ते को प्रभावित करते हो। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए गए थे जो कि जरूरी थे। तो लैंड रिफॉर्म्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे दिए गए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। याद रखेंगे ईयर भी, पहला भी कौन सा था, कौन सा आया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले जो हमारे वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थे वो थी मीरा कुमार थी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हरिलाल जे कृष्णदास कैनिया थे, यानी कि HJ कानिया थे, ठीक है। फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो फीमेल थी वो थी लीला सेठ। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर स्टेट कौन थी? सुचेता कृपलानी। दोनों उत्तर प्रदेश की हैं, सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हैं GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में आता है, लेकिन किस पे अप्लाई नहीं होता। एंटी डिफेक्शन लॉ वो लॉ होता है कि मान लो आपने पार्टी X की मेंबरशिप ले रखी है, पहले मेंबरशिप लोगे तभी आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद आप जीतोगे। जीतने के बाद जैसे आप किसी और पार्टी Y में चले गए, आपको MP MLA जो भी आप मिले वो आपको नल एंड वाइड हो जाएगा, आप वो नहीं माने जाएंगे।
इसी को डिफेक्शन को रोकने के लिए बनाई गई है कि आप जीतने के बाद उसी पार्टी में बने रह जाएं। उसकी कुछ शर्तें भी हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये हम जान के रखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके लिए लागू होता है और किन के लिए नहीं होता। वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउसेस, यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि एक्स ऑफिसियो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन और राज्यसभा होते हैं, इनके लिए लागू नहीं होता है। कैसे? देखो, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एक इलेक्टेड एमपीज में से ही तो चुना जाता है, तो वो भी तो भाई जीत के आया कहीं से। अगर वो जीत के आए हैं तो वो पार्टी अगर बदल भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा इम्यून रहेंगे। इम्यून रहेंगे मतलब उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। बाकी पार्टी के जितने एमपीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अगर बदलते हैं जीतने के बाद तो उन पे लगेगा। कब नहीं लगेगा? मान लो किसी पार्टी में 300 लोग हैं और उसमें से 2/3 लोग भाई जाना चाह रहे हैं किसी और पार्टी में, यानी कि 300 में से 200 अगर जाना चाह रहे हैं 2/3 लोग, तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। सब के सब जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा केस पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन होंगे तो उन पर नहीं लगेगा। तीसरा क्या होता है कि अगर मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं, अगर वो 6 महीने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ये केस लगेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल ले लो, राज्यसभा में 250 सीट है, 238 और 12 का कॉम्बिनेशन है। 12 नॉमिनेट आते हैं, 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड आते हैं। ये 12 अगर इनको नॉमिनेट कर दिया गया 6 महीने बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, खत्म, नॉमिनेटेड मेंबर्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे देखो, हर एक रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं, मान लो रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है, उसके एमपीज होते हैं, उसको कोई बिल लाना होता है तो एमपीज को मतलब वोट करना होता है उसके पार्टी के पक्ष में, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एमपीज को वही रूल फॉलो करने हैं, उनके पास आज़ादी होती है। अगर वो किसी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट कर भी देते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। थोड़ा डीप है लेकिन आप इसको जान के रखें। इंडिपेंडेंट मेंबर्स पर नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? चुनाव के बाद अगर वो पार्टी बदलते हैं तो फिर लगता है, अगर चुनाव के पहले बदल लेते हैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन? शिक्षा का अधिकार कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किए गए थे फंडामेंटल राइट की तरह, वो थे हमारे 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में आए थे। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, सबसे बेहतरीन रहेगा, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 21A का है। 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट, सॉरी, पहले होगा 86 अमेंडमेंट, दूसरा क्या होगा 2002 ईयर, और आर्टिकल 20A और ये फिर रहेगा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। नेशनल इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 लगती है तो किसके लिखित आदेश पे, किसके लिखित आदेश पे लगती है? क्या पीएम बताएंगे, लिख के दे देंगे हो जाएगी, या फिर यूनियन कैबिनेट, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सोच के बताइएगा इसको। तो इसमें क्या होगा? रिटर्न जो होती है वो होती है यूनियन कैबिनेट की। यूनियन कैबिनेट में क्या होता है कि इसमें एक मेंबर होते हैं, उनका नाम होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट, सबसे जो क्लोज पार्टी मेंबर्स होते हैं उनकी पूरी एक ग्रुप होती है, उन्हीं को हम कैबिनेट कहते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि लगानी है, लिख के दे देंगे, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगी 352 के तहत, जो कि राष्ट्रीय आपदा है। 356 क्या होती है? राष्ट्रीय प्रेसिडेंशियल रूल होता है, ये राज्यों में लगाई जाती है। और 360 क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 44वें अमेंडमेंट में इसका सुधार किया गया था, 1978 में इसको लाया गया था। सीएजी का क्या काम है? सीएजी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के वॉचडॉग की बॉडी की तरह कार्य करते हैं। फाइनेंशियल डीलिंग को देखते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीएसयू में जितने भी लेन देन हो रहे हैं पैसों के, उनको ऑडिट करते हैं। कोई गड़बड़ी या दिक्कत होती है, फिर कुछ भी होता है, वो रिपोर्ट वैसे बना के राष्ट्रपति या फिर गवर्नर को सबमिट करते रहते हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होती है। फिर पता लगाते हैं कि कहाँ पे लेन देन में खराबियाँ हैं, जो भी होगा वो बहस करके सॉल्व कराई जाती है। अब सीएजी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और बिल्कुल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के बॉडीज़ की तरह कार्य करती है। तो ये हटाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के आधार पे, ठीक है। सॉरी, सेम मैनर है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। सुप्रीम कोर्ट जज को जैसे हटाने की प्रक्रिया वैसे ही होगी। ये 3-4-5 बॉडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि हमारा हो गया फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए। इनको, इनके मेंबर्स को हटाना बहुत ही टफ है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनका प्रोसीजर होता है हटाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वो रहेगा कि द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर। तो मैक्सिमम पूछा इसने, ठीक है। मैक्सिमम नहीं पूछा, इसने पूछा कि कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मैक्सिमम पूछता तो इसका सही उत्तर होता, वो होता इनफाइनाइट, ऑप्शन सी होता। लेकिन उसमें लिखा कि कैन बी एक्सटेंडेड, जनरली कैन बी एक्सटेंडेड। तो अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो 6-6 महीने तक का लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाते रहेंगे, जितना मन हो उतना बढ़ाते रहेंगे, जब तक इमरजेंसी बनी रहेगी लोकसभा के कार्यकाल को हम बढ़ाते रहेंगे। तो उसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 6 months एट ए टाइम, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा कितना जा सकते हो, तो इनफाइनाइट, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास क्या अधिकार होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होता है जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी उनको लीगल एडवाइस चाहिए होती है केंद्र सरकार को तो उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या होता है कि इसमें पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती है उसमें वो बोलने का उनको बड़ा अधिकार होता है, वो उसमें बोल सकते हैं बैठ करके। एमपी के पास तो पावर होती है, सांसदों के पास पावर होती है, सांसदों के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है वोटिंग की पावर, लेकिन इनके पास सिर्फ बोलने की पावर होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही काफ़ी खास है। ठीक है, वोटिंग की तो नहीं है लेकिन बोलने की पावर ज़रूर है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हमने भी पढ़ा था, एच.जे. कानिया जी थे। और तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें। कोई डाउट या फीडबैक हो या फिर कोई स्पीड को लेके हो या फिर कोई और भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम आपको मतलब उसी प्रकार से कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। यह हमारा LTQ टेक्निक है, यानी कि हम क्वेश्चन से थ्योरी को बनाते हैं अपने दिमाग में और एक हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।